अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 द सेल को, जो कि हमारा सेकंड हाफ पोर्शन रह गया था, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को फर्स्ट हाफ डिस्कस किया, आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के हवाले से हो या आपका किसी टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे 9 क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स, इसके अलावा मैथ के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, इसके अलावा केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर्स और उसकी सॉल्व एक्सरसाइज भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उन वीडियोस को देखें, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल के हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे उनकी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो ये कि प्लांट की जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, वो रिजिड होते हैं। उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, रिजिड सेल वॉल होती है उनकी, और वो जो है उनको प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसको स्ट्रक्चरली, और दूसरा उसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और प्लांट को अलाउ करते हैं कि वो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर सके, और वो इसी वजह से प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं वो। इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। इनका लार्ज वैक्यूल होता है ना सेंटर में, इस वजह से इनका न्यूक्लियस एक साइड पे लगा हुआ होता है, और यही जो है वैक्यूल जिसमें ये वाटर को स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। सेल जो है वो पिचक नहीं जाता बल्कि टर्जिड रहता है। प्लांट्स के सेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कुछ स्पेशलाइज्ड पोर्स हैं, चैनल्स हैं जिनके थ्रू मटेरियल्स का तबादला होता है। तो ये प्लांट के सेल्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, उन चैनल्स के थ्रू, और यही चैनल्स अलाउ करवाते हैं कि वो एक तो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ प्लांट के सेल, दूसरा वो जो सब्सटेंस हैं उनको एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करवा सकें। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं। तो एनिमल सेल जो है उनके पास सेंट्रियोल्स होता है जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, और ये स्पिंडल फाइबर जो है ये क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में हेल्प आउट करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। इसके अलावा एनिमल सेल स्ट्रक्चर के में लाइसोसोम्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं एंजाइम्स के साथ, और वो एंजाइम ब्रेक डाउन करवाते हैं वेस्ट मटेरियल की। लाइसोसोम ही कंट्रीब्यूट करवाते हैं कि वो उन्होंने सेल को क्लीन अप भी करना है और सेल के अंदर मटेरियल को रिसाइकल भी करना है। कुछ एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर जो हैं, जैसे कि जिनको हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स के पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम फ्लैजिला और सीलिया बोलते हैं। फ्लैजिला जो है वो वन और पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, जबकि सीलिया नुमेरियस थ्रेड लाइक हेयर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पर्म सेल जो है उनके पास फ्लैजिलम होता है, एक फ्लैजिलम जो कि उनको प्रोपेल करवाता है और उनकी मूवमेंट करवाता है कि वो एग की तरफ मूव करे और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इंश्योर करे। इसके अलावा इनके पास जो है वो रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। अगर हम प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अलाउ करती है कि वो अपनी जो है शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल की मूवमेंट करवाने में, सच एज़ वाइट ब्लड सेल जो हैं वो मूव करते हैं इन्फेक्शियस, जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शियस साइड या फिर जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ से वो मूव आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट है सेल स्पेशलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हमारे जैसे कि एनिमल और प्लांट जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और हर टाइप के सेल की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो कि उसको इस काबिल बनाती है कि वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके। सेल्स जो होते हैं उनकी डिवीजन होती है। सेल्स जो हैं जब वो बनते हैं तो सेल कहाँ से बनते हैं, कहाँ से 1 से 2, 2 से 4 होते हैं सेल डिवीजन के दौरान।
सेल जब डिवाइड करना शुरू होता है तो वो सिमिलर होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी फॉर्मेशन हो जाती है तो उनके अंदर स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सिमिलर सेल्स फिर ग्रुप की फॉर्म में अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं कि वो टिश्यूज़ बन गए हैं, फिर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेल इस प्रोसेस के दौरान सेल का एक तो स्पेशल साइज़ उनका होता है, स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक फीचर्स भी उनके अलग अलग होते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं। तो हम देखेंगे और कि स्पेशलाइज सेल प्लांट और एनिमल्स के अंदर किस तरह से होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मेसोफिल सेल्स जो कि प्लांट सेल्स हैं, और ये ग्रीन सेल्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पत्ते के अंदर होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड इस काम के लिए होते हैं कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करना है। और इनके पास जो है वो लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन पिगमेंट है, उसके पास क्लोरोफिल होता है जो कि नेसेसरी है कि वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करे और फिर कैप्चर करने के बाद वो उनकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंश्योर करे ताकि प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर कर सके। तो इनकी शेप और अरेंजमेंट जो है पत्ते के अंदर वो बहुत सूटेबल होती है ताकि इस तरह वो अरेंज हुए होते हैं कि वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल की बात करें तो ये फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल होते हैं जो कि एक प्लांट ऑर्गन के ऊपर उसकी एपिडर्मिस लेयर बनाते हैं, बिल्कुल आउटर लेयर बनाते हैं। और एपिडर्मिस का काम होता है कि वो उसके इंटरनल टिश्यूज़ को, जो प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। कुछ मॉडिफाइड सेल्स भी होती हैं एपिडर्मिस के जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एपिडर्मिस होती है रूट की, तो उसके पास होते हैं रूट हेयर सेल्स। तो वो क्या करते हैं, वो रूट की एक्सटेंशंस होती हैं। जिस तरह अगर आप कैरेट को देखो, आप रेडिश को देखो, तो उसके बाहर रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो उनकी एक्सटेंशंस होती हैं। रूट हेयर इंक्रीज करवाते हैं बेसिकली सरफेस एरिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके मट्टी में से। लोअर एपिडर्मिस जो होती है लीव्स की, वो कंटेन करती है गॉड सेल्स जो कि रेगुलेट करवाते हैं कि उन्होंने स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाना होता है। नेक्स्ट है मसल सेल। मसल सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ये इलांगेटेड होते हैं जिनके अंदर सेल्स ये फिल्ड हुए होते हैं। मसल सेल्स के अंदर एक्टिन जो है वो फिल्ड हुई होती है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स लॉन्ग और स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। वॉलंटरी एक्शन किनको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि हमने अपने बाजू को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जब चाहें अपने बाजू को कॉन्ट्रैक्ट कर लें और रिलैक्स कर लें, तो ये वॉलंटरी एक्शंस हैं। जबकि कुछ एक्शंस इनवॉलंटरी होते हैं, उनका इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट का पंप करना, स्टमक का डाइजेस्ट करना, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो हो गया वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में डिफरेंस। नेक्स्ट इधर क्या है कि जो कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन जो है वो क्या करती है, जो कि वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो मसल सेल्स होते हैं तो वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, दूसरा ये कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे स्केलेटन को ताकि वो मूव कर सके और हमारी बॉडी के अंदर लोकोमोशन हो सके और हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। सेकेंड वन कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, इनके अंदर स्ट्रिप्स बनी होती हैं। स्ट्राइएटेड हम उनको कहते हैं जिनके अंदर स्ट्रिप्स हों, रेशेदार हों। ये हार्ट की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये इनवॉलंटरी इन एक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इनकी कंट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि इन्होंने हार्ट को पंप करना है, ब्लड को पंप करना है। थर्ड वन टाइप्स आती है मसल सेल के अंदर स्मूथ मसल्स की। ये स्पिंडल शेप होते हैं, यानी कि स्पिंडल फॉर्म में आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा डायग्राम में कि ये इनकी स्पिंडल शेप है। और ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल हैं, इनमें ये जो हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में नहीं होते हैं और ये इनवॉलंटरी इन एक्शन है ये भी। और ये बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स के साथ लाइन हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो कि हमारी डाइजेस्टिव कैनाल है, जिसको हम फूड कनाल बोलते हैं, उधर प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को कंट्रैक्ट करवाते हैं, उसको फॉरवर्डली नेक्स्ट आगे मूव करवाते हैं। और ये इसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ये रेगुलेट करवा सकें ब्लड के फ्लो को। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नर्वस सिस्टम में जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने मैसेज को ट्रांसमिट करवाना होता है पूरी बॉडी में और ये एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर भी यूनिक होती है। अगर हम न्यूरॉन को देखें, आपको न्यूरॉन की डायग्राम साइड पे नज़र आ रही है। बेसिकली इसके अंदर जो है इसकी बॉडी में न्यूक्लियस होता है, इसकी बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस, डेंड्राइट और एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, डेंड्राइट जो हैं वो शॉर्टर होती हैं एक्सटेंशन और ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करती
करती हैं और इसको देन ट्रांसमिट करवाती हैं सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन जो है वो लॉन्गर है, एक्सटेंशन है लंबा है एक्सॉन, और कैरी करता है नर्व इम्पल्स को और उसको पहुंचाता है सेल बॉडी से अवे साइड की तरफ। यानी कि डेंड्राइट्स जो हैं ये छोटे हैं, ये एक्सटेंशन होती हैं सेल बॉडी की, ये सेल बॉडी है, और डेंड्राइट्स का काम होता है नर्व इम्पल्स को रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करवाना इधर सेल बॉडी की तरफ, जबकि एक्सॉन का काम है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे साइड की तरफ जो है उसको ट्रांसमिट करवाना। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। ब्लड सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स में से, लंग्स से ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कैरी करने के बाद बॉडी टिश्यूज़ में लेके जाते हैं। ये बाइकनकेव डिस्क शेप सेल्स होते हैं, ये शेप प्रोवाइड करते हैं, इनकी शेप प्रोवाइड करती है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब और रिलीज़ हो सके। और इसके अलावा इनके अंदर जो है ये फिल्ड हुए होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि एक्चुअली कैरी करता है ऑक्सीजन को। मैमल्स के अंदर मेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, और ये इसके अलावा हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सके अपने अंदर। नेक्स्ट है लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका काम ग्लाइकोजन को स्टोर करना है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और कुछ आयरन और कुछ विटामिन्स को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं और प्रोडक्शन करवाते हैं ये प्रोटीन्स की, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, जिन्होंने ब्लड के क्लॉट बनाने होते हैं, उसको ये उस ऐसी प्रोटीन यानी फिब्रिनोजेंस प्रोटीन जो है, इसका काम होता है कि जहाँ कट लग जाए, ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा बहाव उसका ना हो, तो ये ऐसी प्रोटीन जो है उसको भी बनाते हैं। इसके अलावा ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल करते हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लिया इनके अंदर होता है, और ये मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और इनके पास इंजाइम्स और दूसरी प्रोटीन्स को भी ये बनाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है इनको नेसेसरी एटीपी, ताकि ये, क्योंकि ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है, तो इस वजह से एक इनको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चैनल है वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ताकि ये डिटॉक्सिफाई कर सके ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को और लिपिड की सिंथेसिस कर सके। लार्ज नंबर में इनके पास जो है वो पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती है, जिसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को, यानी उसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। कुछ स्मॉल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं लिवर सेल्स के दरमियान में, जो कि कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, जमा भी करती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करवाती हैं उन सिक्रीशंस को, जैसे कि बाइल को बाइल डक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यह है कि जो सेल स्पेशलाइज्ड हैं, जिनके वो डिफ्रेंशिएट हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि वो उनकी इस काम को एफिशिएंस बनाते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, विद इन द सेल और अक्रॉस द सेल। विद इन द सेल जो है वो, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि विद इन द सेल, जैसे कि ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उधर ये अपना फंक्शन जो है वो बेटर वे में परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, और लिपिड की लाइसोसोम का काम है वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। तो ये तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं ये किधर हो रहे हैं, सेल के अंदर ही हो रहे हैं। जितनी भी ये ऑर्गेनेली है ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं सेल के अंदर ही, ताकि सेल की ओवरऑल उसके सर्वाइवल को ये बनाती हैं बेहतर, उसकी ग्रोथ को और उसके फंक्शन को जो है वो इफेक्ट करती हैं कि उसका फंक्शन वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अक्रॉस द सेल ये होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनकी डिवीजन जो हुई होती है वो अक्रॉस द सेल होती है, और ये इसी वजह से ऐसे टाइप के सेल जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं, अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं, और ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं उनको जो है ये कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल मसल सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं कंट्रैक्शन में और मूवमेंट में, नर्व सेल का काम मैसेज को ट्रांसमिट करना है, रेड ब्लड सेल का काम ऑक्सीजन को कैरी करना है। तो बेसिकली ये इंट्रासेलुलर स्पेशलाइजेशन जो है ना, ये अलाउ करवाती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो एक वाइड रेंज में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। लास्ट है स्टेम सेल्स, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और स्टेम सेल ऐसे सेल्स को कहते हैं जो कि खुद तो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, लेकिन वो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में स्पेशलाइज्ड सेल्स को बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। जाइगोट खुद एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन वो ये एबिलिटी रखता है कि जब वो न्यू सेल्स बनाता है जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेम सेल यानी कि
जाइगोट जब डिवाइड करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में डिवाइड करता है और उसकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो स्पेसिफिक होती है। लाइक स्किन सेल, जब सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं और ब्लड सेल्स हैं। बेसिकली तो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड, जब जैसे जैसे वो डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं तो फिर वो उनका फंक्शन जो है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि सेल जब डिफ्रेंशिएट होते हैं या स्पेशलाइज्ड वो हो जाते हैं, और जैसे कि वो कुछ सेल जो हैं वो इकट्ठे होकर स्किन ग्रुप की फॉर्म में स्किन सेल्स बना रहे हैं, कुछ मसल सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, कुछ नर्व सेल और कुछ ब्लड सेल्स के अंदर। तो बेसिकली स्टेम सेल जो हैं वो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। स्टेम सेल जो है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ हमारे बॉडी पार्ट में का हिस्सा रहते हैं, और ये स्टेम सेल जो हैं वो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी होते रहते हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर, और बॉडी को इनकी ज़रूरत भी होती है। ये रीजनरेट भी करते हैं डैमेज टिश्यू को। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में और वो हेल्प करते हैं हमारे वाउंड को, कहीं इंजरी हो गई और वो हमारे वाउंड ज़ख्म को ठीक करते हैं। स्टेम सेल्स लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं कि उन्होंने रिपेयर करना होता है इसको, जब वो डैमेज हो जाता है तो वो इसको रिपेयर करने की एबिलिटी भी रखते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स को और इम्यून सेल्स को, और डिफरेंट जो है वो ब्लड सेल्स भी बनाते हैं और इम्यून सेल्स भी बनाते हैं। जिस तरह उन्होंने आपको डायग्राम में स्टेम सेल्स दिखाई है, बोन के अंदर जो है वो रेड बोन मैरो उन्होंने दिखाया है, तो उसके अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो एक तो वाइट ब्लड सेल्स भी बना रहे हैं, प्लेटलेट्स भी बना रहे हैं और रेड ब्लड सेल्स भी बना रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो हमने चैप्टर नंबर 3 के सेकंड हाफ को भी डिस्कस कर लिया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 द सेल साइकिल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।